सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज से हमारा नया महीना शुरू हो रहा है, अगस्त का महीना। तो 1 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। आपको याद है अभी हम लोगों ने 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया था। और वैसे 29 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं हम ये दिन? क्योंकि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र जारी हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग ये स्थान कहाँ पर है? रशिया में। और इसमें क्या कहा गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या को डबल करना है। और अभी इसी मौके पर हमारे जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में बाघों की आबादी हर साल 6.1% की दर से बढ़ी है। और वर्तमान में भारत में कितने टाइगर हैं? तो आंसर होगा 3682। इस डेटा को जरा ध्यान से सुनना, इसमें मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। इससे पहले मैं कुछ और फैक्ट आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर हैं उनका 75% भारत में है। मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर भारत में है। पूरी दुनिया में अगर 100 हैं तो भारत में 75 है, मतलब 75% भारत में है। और भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? हमेशा की तरह मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। कितने हैं मध्य प्रदेश में? 785। उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, वहाँ पे है 563। और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है 560 टाइगर के साथ। आपको याद है प्रोजेक्ट टाइगर हमने शुरू किया था 1973 में। उस समय भारत में 268 टाइगर हुआ करते थे। अब आप देख लो 1973 में शुरू हुआ था, तो अभी प्रोजेक्ट टाइगर को पूरे 50 साल हो भी चुके हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में आपने कहा कितने हैं? 785। ये भी आपने याद रख लिया। लेकिन अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि बताओ किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर है, तो उसने स्टेट नहीं पूछा, टाइगर रिजर्व पूछ लिया, तो फिर आंसर होगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देखो ये स्टैटिक प्रश्न बन सकता है, आ सकता है मान लो यहाँ से कुछ भी नहीं पूछे वो तो ये उठा ले कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आंसर होगा उत्तराखंड। और एग्जामिनर ने क्यों पूछा ये प्रश्न? क्योंकि ये भी न्यूज़ में था। सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ पर है। कितने हैं? 260 है। ये जो भारत में टाइगर की जो गणना होती है ये हर 4 साल में होती है। लास्ट 2018 में हुई थी। उस समय भारत में टाइगर कितने थे? 2967। और अब वर्तमान में कितने हैं? तो उसमें एक डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पिछले साल आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने भारत में कहा था कि मिनिमम 3167 टाइगर हैं भारत में। और अभी जो ये डेटा आया इसमें बताया गया कि मैक्सिमम टाइगर भारत में 3925 हो सकते हैं। तो मोदी जी ने मिनिमम बताया था 3167, मैक्सिमम अभी डेटा बताया गया इस रिपोर्ट में 3925। तो इसी रिपोर्ट में एवरेज डेटा बताया गया है कि एवरेज इतने हो सकते हैं, कितने? 3682। इसीलिए हो सकता है अगर कहीं आप रीड करो इसे तो आपको डेटा हो सकता है 3925 कहीं कहीं लिखा हुआ हो, वो मैक्सिमम डेटा बताया है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज बता रहा हूँ 3682। और ये अलग अलग डेटा क्यों आ रहा है ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। तो 2-3 पॉइंट हैं इस प्रश्न से, आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करा दूं कि भारत में बाघों की आबादी हर साल कितनी दर से बढ़ रही है? तो 6.1%। 75% टाइगर भारत में है पूरे विश्व में से। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कितने? 785। और किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा है? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। कितने हैं? 260 है। और आप जानते हो अभी नवीनतम, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा बना और कौन सा नंबर का? ये 53 नंबर का है। ये उत्तर प्रदेश में बना है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 52वां था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में है, बूंदी राजस्थान में। अच्छा ये बताओ TX2 अवार्ड किसे मिला था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कि है तमिलनाडु में। वैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को, ये राजस्थान से है। और प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा टाइगर रिजर्व टॉप पर है? तो आंसर होगा पेरियार टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? केरल में है। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो इस प्रश्न में काफ़ी सारे स्टैटिक पॉइंट्स भी मैंने आपको बताया, रिपोर्ट को पूरा खोल के बता दिया, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया? तो आंसर होगा रतन टाटा। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया। ये अवार्ड पहली बार दिया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखना। रतन टाटा जी की बात करें तो इन्हें सन 2000 में पद्म भूषण मिला था, सन 2008 में पद्म विभूषण मिला। अब भारत रत्न मिलना बाकी, मेरे ख्याल से तो मिल जाना चाहिए इन्हें। बाकी अभी उन्हें ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर सम्मान भी मिला था, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें मिल चुका है और अभी तक भारत का नहीं मिला, सोचने वाली बात है। तो उद्योग रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है जो महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो पहला ये मिलेगा किसे? रतन टाटा जी को, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में NAAC यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा गणेश कन्नबिरान। तो अभी प्रोफेसर गणेश कन्नबिरान ये अभी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के नए डायरेक्टर बने हैं। इसकी बात करें अगर हम राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण की, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जिसे 1994 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के संस्थानों का मूल्यांकन और प्राधिकरण करना। तो अब इसके नए डायरेक्टर बन गए गणेश कन्नबिरान, नाम याद रखना। बाकी आप जानते हो, देखो पहले तो हम ये बात कर लें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अभी इसके नए चेयरमैन बने थे कौन? M जगदीश कुमार। और इसने कुछ समय पहले जैसे कि ई समाधान पोर्टल, CU चयन पोर्टल और एक उत्साह नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की थी, तो ये भी न्यूज़ में थे, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बने, उनका नाम मनोज यादव है। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल और कौन से नंबर के? 25वें नंबर के बने हैं राकेश पाल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं नितिन अग्रवाल। तो ये नाम भी न्यूज़ में ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नाम से एक बुक है, इसको अभी रिलीज किया किसने? तो आंसर होगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो बुक का नाम याद रखना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, और इसे रिलीज किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तमिलनाडु में अभी इसको लॉन्च किया है इन्होंने। और बात करें अगर इसको लिखा किसने है, तो YS राजन और डॉक्टर APJ नाजेमा ने, इन दोनों ने मिलकर के इस बुक को लिखा है। मतलब एक तरह से उनकी जीवनी, उनके जीवन के बारे में है ये बुक, जिसको लॉन्च किया अमित शाह ने। अब APJ अब्दुल कलाम जी से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 11वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे ये। सन 2002 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने 5 मिसाइलें डेवलप्ड की। कौन कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे भारत रत्न कहते हैं वो मिल चुका है 1997 में। इन्होंने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, जिसे आप ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते हो। और उड़ीसा में जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया। और इनका जो जन्मदिन होता है ना 15 अक्टूबर, उस दिन हम विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जो APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी है, वो मैं आपको बताऊं तो एक तो मिशन इंडिया हो गया, एक इंडिया 2020 हो गया, विंग्स ऑफ फायर हो गया और इग्निटेड माइंड्स। ये कुछ बुक्स हैं इनकी, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसके द्वारा पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला जाएगा? तो आंसर होगा अमेजन इंडिया। तो अभी अमेजॉन इंडिया ने श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया। ये स्टोर कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है जो 2015 में शुरू हुआ था। तो अमेजन इंडिया के कंट्री हेड की भी बात करें तो उनका नाम है अमित अग्रवाल। देखो डल झील की बात करते हैं। डल झील, इसे याद रखना पहला पॉइंट तो कि श्रीनगर का गहना इसे कहते हैं। और पूछे कि डल झील में तैरता हुआ ATM किसने खोला था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगा जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ध्यान से सुनना। मतलब यूँ समझ लो कि विश्व की इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं, झीलें हैं, उन पे हम प्रश्नों की बात करेंगे। जैसे कि भारत से शुरू करते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आप सबको बताए वुलर लेक है जम्मू कश्मीर की। और अगर बात करें
विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो फिर आप सुपीरियर लेक। और विश्व की सबसे बड़ी झील पूछेंगे तो आंसर होगा कैस्पियन सागर। लेकिन अगर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेंगे तब भी आंसर होगा कैस्पियन सागर। ये दोनों पॉइंट मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे ये बात। अच्छा, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकॉल लेक है। और याद रखना, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। ये पॉइंट मैं आपको अलग से नहीं बता रहा हूं, यही बता रहा हूं, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न क्या बनता है? विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, ये है वॉन लेक, ये टर्की में आपको मिलेगी। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो आंसर होगा टिटिकाका लेक। ये बोलीविया और पेरू देश के बीच में है, मतलब साउथ अमेरिका में है ये। और आप जानते हो झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और नाटो का भी नवीनतम सदस्य देश फिनलैंड ही बना है, 31वां। अच्छा, यूं बताओ, यहाँ हमने प्रश्न में बात की ना, जैसे कि पहला फ्लोटिंग स्टोर ये खोला जाएगा डल झील में, किसके द्वारा? अमेजन इंडिया के द्वारा। इसी से मेरे को एक याद आ रहा है प्रश्न कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये कहाँ पे बनेगी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे बनेगा। और साउथ कोरिया, इसने कहा था कि ये दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी बनाएगा, 2025 तक बनाएगा। देखते हैं बनता ही नहीं बनता। अगर बन जाता है तो आप सब जॉब लगने के बाद जाना वहाँ पे घूमने। और उससे पहले, जाने से पहले मेरा भी एक छोटा सा काम कर देना, अपने सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दो यारो। और इसे अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी आपकी स्टडी ग्रुप्स है, एक बार प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दो। अगर मेहनत अच्छी लगती है, कंटेंट पसंद आता है तो सपोर्ट भी ज़रूर करो, कम से कम इतना तो करो। बाकी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? उल्लास नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया किसने? तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र के नए परिसर का उद्घाटन किया था। उसका नाम था भारत मंडपम। और हमने कहा था ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे G20 समिट भी होगी। याद आया? हमने कहा था जिसका आकार शंख की तरह है, याद आया होगा आपको। तो अभी वहीं पे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उल्लास नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। देखो, उल्लास की फुल फॉर्म होती है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो इस अवसर पर शिक्षा मंत्री जी ने एक नारा भी दिया जो है जन जन साक्षर। तो ये उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन बुनियादी साक्षरता पहुंच की सुविधा देता है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि ये एप्लीकेशन भारत भर के समुदायों में निरंतर सीखने और ज्ञान साझा करने की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। तो सिंपल सा याद रखना है, उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभों को ज़रूरतमंदों और योग्य लोगों के लिए सुनिश्चित करना। और इसके थ्रू पुलिस सेवा, नगर निगम या यूं कह दूं कि विभिन्न सरकारी विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। तो याद रखना, किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने। देखो, अभी उत्तर प्रदेश को एक आध दिन पहले हमने डिटेल में पढ़ा था, तो आज हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। यहाँ पे FISU का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन। और ये हुए कहाँ पे? चाइना के चेंगडू में। आपको बता दूं, ये शूटिंग की प्रतियोगिता है। इसमें भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। और पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पे रहा। दूसरे स्थान पे भारत और जापान है, दोनों ने सेम मेडल जीते। तो दूसरे स्थान पे भारत और जापान है। पहले स्थान पे कौन है? फिर चाइना है। चाइना ने 13 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 22 मेडल जीते हैं। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे।
फिर बताइए, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पे किया? तो आंसर होगा जयपुर राजस्थान में। तो G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन ये अभी हुआ जयपुर राजस्थान में और इसका उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। देखो G20 की बात करें तो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। देखो बार बार मैं आपको G20 के बारे में बता रहा हूँ ताकि धीरे धीरे करके इसे आपको चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि इसकी अध्यक्षता इस बार हमारे पास है। तो इसकी जितनी भी समिट्स हो रही हैं, जो भी बैठकें हो रही है, वो भारत में ही होगी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आ रहा है तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बार बार जो इम्पोर्टेंट है, जो पहली बैठक है या जो उसकी आखिरी बैठक है, वो बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। एक बार याद नहीं होएगा, 2 बार याद नहीं होएगा, लेकिन बार बार अगर मैं बताऊंगा तो कुछ तो भेजे में जाएगा ना। और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि इसकी बैठकों से संबंधित अगर कुछ ट्रिकी बनता है तो मैं बनाऊँ आपके लिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार क्या पूरी सबमिट हो जाए तो मैं बनाऊँ या बीच में बना दूँ, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर ट्रिक कुछ लगता होगा तो वो तो लास्ट में ही देखना पड़ेगा जब सारी बैठकें हो जाएंगी, क्योंकि बीच में तो कुछ हम सोच ही नहीं सकते हैं, फिर वो ट्रिक फेल हो जाएगी। अगर मान लो सपोज बनती भी है तो, और इतनी सारी बैठकें हैं तो ट्रिक क्या बनाएंगे, वो तो आपको बार बार ही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा ध्यान में रहे आपके। जैसे कि आपने कहा 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत के पास है, और थीम भी आपको याद रखनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो तो याद रखो। जैसे थीम हो गया वासुदेव कुटुंबकम है, इंग्लिश में बोलोगे तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर हो गया। और शेरपा अमिताभ कांत हैं, इसके लोगों में मैंने आपको बताया कमल का फूल है, जिसकी अगर पंखुड़ियाँ आपसे पूछ ले तो 7 पंखुड़ियाँ हैं, जो रिप्रेजेंट करती है 7 महाद्वीपों को और संगीत के 7 स्वरों को। और अगले साल इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। पिछले साल इसकी अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया के पास थी। तो जैसे कि अभी संस्कृति समूह की तीसरी बैठक हुई थी हम्पी में, रोजगार समूह की पहली बैठक हुई जोधपुर में, पर्यटक समूह की अभी तीसरी बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर में, शिक्षा समूह की पहली बैठक हुई चेन्नई में, अभी आपदा जोखिम समूह की तीसरी बैठक ये चेन्नई में हुई, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक अभी गांधीनगर में हुई। तो ये ध्यान रखना, और धीरे धीरे याद होगी, एकदम से किसी को याद नहीं होगी, चिंता मत करो। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो ये रिपोर्ट जारी की है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र लापता महिलाओं की सूची में सबसे आगे है। महाराष्ट्र में 2021 में 56,498 महिलाएं लापता हुई हैं। तो पहले इस मामले में पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, तो दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। वहीं पूरे भारत में बात करें तो ये डेटा बहुत खतरनाक है, सुन के होश उड़ जाएंगे। कितना है? 3,75,058 महिलाएं लापता हुई हैं। महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मतलब 18 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चियों की तो मैंने बात ही नहीं की है। तो ये रिपोर्ट के अनुसार है, ये ध्यान रखना, डेटा मैंने आपको बताया। नंबर याद मत रखो, लेकिन इतना सा याद रख लो, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है। अब हमारी फटाफट सीरीज में आज हम देखेंगे कि आज मैं आपको फटाफट क्या रिवाइज कराने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपका फटाफट टेस्ट भी लेने वाला हूँ, जिसका आप फटाफट से उत्तर दोगे और उसका रिजल्ट भी फटाफट आपको मिल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितने गलत और कितने सही प्रश्न है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में शीट में यहाँ पे दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप आंसर लगाओ, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज वाली आपकी शीट थी, और ऐसे इंग्लिश में करने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था, हिंदी में समझ में आ रहा है ये। तो देखो पहला प्रश्न था डस्ट लेक एक्सरसाइज, कई बार रिवाइज किया हमने, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है ये। इस बार ये हुआ कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। वरुण एक्सरसाइज आपको पता है, वरुण हो गया, गरुड़ हो गया, शक्ति, यम फ्रांस और भारत के बीच में होता है, अभी हिंद महासागर में हुआ ये। काजिंद एक्सरसाइज आपको पता है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है ये 2023 में तो नहीं हुआ, देखो 2022 ही लिख रहा है, 2022 में हुआ था ये, मेघालय में हुआ था। और अगला इम्पॉर्टेंट है ये चक्रवात वन, यानी कि साइक्लोन वन बोलेंगे, साइक्लोन वन एक्सरसाइज। ये पहली बार हमने किया इजिप्ट के साथ में, मिस्र के साथ में। कहाँ पे? राजस्थान में। फिर अगला प्रश्न है धर्मा गार्जन एक्सरसाइज, ये धर्मा गार्जन हो गया, वीर गार्जन हो गया, ये हमने जापान के साथ में करते हैं हम ये एक्सरसाइज, जापान में ही किया। अभी जापान के साथ हमने इस साल जिमेक्स एक्सरसाइज भी किया, ये भी ध्यान रखना। ऑपरेशन दोस्त आपसे पूछा, ये तुर्की और सीरिया में जो भी भूकंप आया था वहाँ पे मदद के लिए हमने ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त। बाकी ये तर्कश एक्सरसाइज,
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल फोर्स के बीच में हुआ था ये तर्कस एक्सरसाइज। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ। तो बताओ कितने सही किए कितने गलत किए? मेरे ख्याल से सारे ही सही कर दिए होंगे आप लोगों ने, तो इसमें तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। बाकी सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, अभी भी नहीं करा तो आपने। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो सिंगापुर आंसर होगा। फिर आपसे पूछा अभी वर्ल्ड IVF डे कब मनाया? तो आंसर होगा 25 जुलाई को। फिर आपने पूछा भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी ये कहाँ पे खोली जाएगी? मध्य प्रदेश में। फिर पूछा गया कि चर्चा में रही बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। फिर पूछा अदानी ट्रांसमिशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन कर दिया गया। फिर पूछा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए? तो आंसर होगा सीकर से। फिर पूछा टाटा मोटर्स के अध्यक्ष कौन बने? राजेश कन्नन बने। फिर पूछा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? गोवा में। फिर पूछा लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पे खोला गया? कारगिल में। फिर पूछा बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अश्वमेध देवी को। अब हम कल के होमवर्क प्रश्न को देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि संस्थान के द्वारा बिजनेस रेडी रिपोर्ट प्रोजेक्ट को जारी किया जाएगा? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।